गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइप। व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइप? Its meaning with reference to gender. Discuss its meaning with reference to gender. रूढ़िवादिता का क्या अर्थ है और इससे लिंग पर कैसे प्रभावित होता है या इसके परिणाम क्या है? रूढ़िवादिता किसे कहते हैं? लिंग के आधार पर रूढ़िवादिता से के क्या परिणाम है? आज का टॉपिक मेरा है रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइपिंग। ये जो रूढ़िवादिता है आज हमें इस विश्व स्तरीय रूप से देखी जा सकती है। ये रूढ़िवादिता समाज में विविध कारणों से होती है, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं समाज के आधार पर, कहीं परंपराओं के आधार पर, कई सामाजिक परंपराओं के आधार पर ये रूढ़िवादिता पाई जाती है। रूढ़िवादिता के परिणाम स्वरूप जो रूढ़िवादिता परंपराएं हैं, इसके परिणाम समूह समाज, व्यक्ति व राष्ट्र के लिए ये घातक भी सिद्ध हुई है। रूढ़िवादिता का मीनिंग बताने से पहले मैं एक दो एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि स्टीरियोटाइप थॉट क्या है। स्टीरियोटाइप को जो कहते हैं सॉलिड इंप्रेशन, यानी कि दिमाग के अंदर वो चीज बिठा देनी, उसको हम रूढ़िवादिता कहते हैं। रूढ़िवादिता हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं वो अवैज्ञानिक, अतार्किक और इसका अमानवीय भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं एक दो तीन देती हूँ, जिससे आपको रूढ़िवादिता का मीनिंग समझ में आ जाएगा कि स्टीरियोटाइप सॉलिड इंप्रेशन कैसे डालते हैं। पहले समाज हमारा जो होता था वो अवेयर नहीं था, अज्ञानता थी, अशिक्षित था, और अशिक्षित होने के कारण अधिकतर महिलाएं तो घरों में ही रहती थी। केवल उनका काम था चूल्हा चौका करना, बच्चों की परवरिश करना, तो वो उनके अंदर शिक्षा नहीं थी। तो समाज में कुछ परंपराएं, कुछ विचारधारा बना दी गई, और महिलाओं में जो पर्दा प्रथा थी वो मैंने शुरू हुआ है, क्योंकि जितनी अरब कंट्रियां हैं, अरब कंट्रियों में केवल रेत होती थी, रतीला वातावरण होता था। तो उसके कारण जो हमारा फिजिक है बड़ी कोमल और डेलिकेटेड होती थी, तो उसमें उन्होंने पर्दा सिस्टम शुरू किया, और पुरुषों के लिए भी सिर पर पगड़ी पहननी और लेडीज को पर्दा सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन आज के माहौल में, जहाँ की हम इंडिया के अंदर रहते हैं, जहाँ हरियाली है, वहां हम बुर्के पहन कर रहे, तो वो कोई ठीक नहीं है। ये परंपरा ठीक थी कि जहाँ आपका एटमॉस्फेयर रतीला है, जहाँ रेत उड़ती रहती है, जहाँ आपकी फिजिक खराब हो सकती है, वहां आपने उन बुर्का को धारण किया। बट आज आप कश्मीर में रह रहे हैं तो वहां भी आप बुर्का डाल लें। तो ये परंपराएं जो धर्म के आधार पर बना दी जाती हैं, ये रूढ़िवादिता हमारी शिक्षा के अभाव के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण अवैज्ञानिक है और अमानवीय है। रूढ़िवादिता का मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ कि घरेलू स्त्रियां होती थी, उनको इतना ज्ञान नहीं था, तो उनको कहते थे कि रात को झाड़ू नहीं लगाना घर में। अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, अगर कूड़ा बाहर फेंकोगे तो कोई आपकी कीमती वस्तु खत्म हो जाएगी या सोना आपका खत्म हो जाएगा। उसका मीनिंग यही था, क्योंकि पहले अंधेरा होता था, लाइटों का अभाव था, प्रकाश नहीं होता था, और लाइटों के अभाव के कारण हम रात को झाड़ू नहीं लगाते थे। वो एक परंपरा बन गई, एक रूढ़िवादिता बन गई, और उस रूढ़िवादिता को हम आज भी अपना रहे हैं। जबकि प्रकाश हो गया, लोग शिक्षित हो गए, महिलाएं कूड़ा बाहर ना फेंके, उसका कारण ये था कि कोई भी कीमती कागज
कागज या कीमती चीज अंधेरे में हम बाहर ना फेंक दें, तो हम कहते थे कि लक्ष्मी चली जाएगी। तो ये एक रूढ़िवादिता जो है हमारी थी, परंपराएं जो बना दी थी समाज के अंदर, उस रूढ़िवादिता को आज के टाइम में उपयुक्त नहीं है। कई बार ये भी था कि लिंग के आधार पर महिलाओं को कहते थे कि लड़कियां जिस घर में पैदा हो जाए, वो जन्म उसके लेते ही दहेज की फिक्र माँ बाप को लग जाती है कि उन्हें दहेज देना है। एक्चुअली इसका कारण क्या था कि जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो एक नई गृहस्थी बनती है, तो लड़कों की तरफ से और लड़कियों की तरफ से कुछ परिवार वाले, कुछ समूह वाले उनको गिफ्ट देते थे, जिस गिफ्ट में उनकी घर की वस्तुएं से वो अपनी घर गृहस्थी स्टार्ट करते थे। लेकिन परंपरा ये बन गई कि दहेज लड़की वाले ही लाएंगे, तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने लगा। वो एक रूढ़िवादिता हो गई कि दहेज प्रथा शुरू हो गई। फिर उसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि लड़कियों को कहते थे कि हमने शिक्षा नहीं देनी। एक ये भी रूढ़िवादिता थी कि अगर लड़कियों को हमने आजादी दे दी तो वो बिगड़ जाएंगी, अगर हमने उनको बाहर भेज दिया तो वो बिगड़ जाएंगी, उनको आजादी नहीं देनी। जबकि शिक्षा से उनका सर्वांगीण विकास होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। उनकी आजादी नहीं, आजादी का वो एक समाज को एक उपयोगी अपना योगदान दे सकती है। एक परंपरा ये भी थी कि महिलाओं के अंदर बुद्धि कम होती है, जबकि महिलाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि वो किसी भी पुरुष से कम नहीं है इंटेलिजेंट के माध्यम से। तो ये जो रूढ़िवादिता चीजें हैं, वो ऐसे ही हम धर्म के आधार पर ये कहते हैं कि मुसलमानों को आफ्टर डेथ दबाया जाता है और हिंदुओं को जलाया जाता है, ये भी एक रूढ़िवादिता है। मैं तो इसको भी रूढ़िवादिता ही कहूंगी। चाहिए धर्म के आधार पर इन्होंने बिल्कुल फैक्ट कर दिया, एक सॉलिड इंप्रेशन दिमाग में डाल दिया है, एक विचारधारा प्रबलित हो गई है। क्योंकि जो जितने भी अरब कंट्री थी, अरब कंट्रियों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, तो वहां पर लकड़ियां नहीं मिलती थी, हरियाली नहीं थी, वृक्षों का अभाव था। तो वहां क्या था, रेतीला इलाका होता था, जल्दी से गड्ढा खोदा और डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जहां लकड़ियां मिल जाती हैं, जहां आपका अच्छा वन विभाग है, हरियाली है, और जहाँ की धरती कंक्रीट है, वहां वो खोदना आसान नहीं है, तो डेड बॉडी को जलाया जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में उसको जलाया जाता है, मुसलमानों में उसे दबाया जाता है। ये एक परंपरा के आधार पर, रूढ़िवादी के आधार पर समाज में अस्थिरता फैल जाती है। समाज के में वो रूढ़िवादिता के आधार पर लड़ाई झगड़े कर दिए जाते हैं। तो ये समाज के लिए जितना भी रूढ़िवादिता है, समाज, व्यक्ति और राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुआ है। हालांकि रूढ़िवादिता जितनी भी परंपराएं हैं जो समाज ने, बड़े बुजुर्गों ने बनाई है, उसमें पॉजिटिव ही है। मैं सारी रूढ़िवादिता को, सारी स्टीरियोटाइप जो बनाए हुए हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते कि सारी गलत है। इसमें कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है, लेकिन नेगेटिव ज्यादा है क्योंकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये कल्पना पर आधारित है, ये अमानवीय है, अतार्किक है, इस पर कोई भी लॉजिक नहीं है। तो ये रूढ़िवादिता को आज विश्व स्तरीय पर एक इतने उपाय किए जा रहे हैं, इतने कानून बनाए जा रहे हैं कि इनको खत्म किया जाए। इसीलिए ये बाल विवाह हुआ था कि महिलाएं जो है उनको अगर शिक्षा दे दी जाएगी, उनको अगर बाहर निकाला जाएगा, तो वो अपनी आजादी का दुरुपयोग करेंगी और वो बिगड़ जाएंगी। तो बाल विवाह शुरू हो गया था, जिससे बाल विवाह होने के कारण और परिवार नियोजन की कोई भी रूल रेगुलेशन को ना मानते हुए महिलाएं रोगी हो गई थी। वो जादू टोनों के ऊपर ज्यादा विश्वास करने लगे थे। जितने भी जादू टोने वाले हैं या तांत्रिक मांत्रिक है, उनके चगुलों में फंस गए थे और अपनी रूढ़िवादिता के कारण समाज में असंतुलन फैल गया था। स्त्रियों को शिक्षा ना देना भी समाज में असंतुलन फैल गया और महिला का बाल विवाह उनको रोगी बना दिया। महिलाओं की जल्दी मृत्यु होने लग गई, या बच्चा पैदा होते ही मर जाता था, या महिला मर जाती थी। तो ये जो है और ये सोचा जाता कि विवाह
लड़की पैदा हो गई है तो ये पराया धन है, और लड़का पैदा हो गया तो वो अपना है। तो इस तरह से महिलाओं को घर में बचा खुचा खाना दिया जाता था। पहले पुरुष खाना खाते थे, उसके बाद जो बचा हुआ है, रूखा सूखा है, वो लड़कियों को दे दिया जाता था, जिससे उनकी शारीरिक अवस्था बिगड़ जाती थी। और फिर उसके बाद जादू टोने पे विश्वास, तांत्रिक मांत्रिक पर विश्वास, इससे क्या हुआ कि समाज में असंतुलन फैल गया, अव्यवस्था फैल गई, अवैज्ञानिकता फैल गई, समाज के हितों के में कार्य नहीं होने लगा। हमारे समाज की आधी पॉपुलेशन जो है वो महिलाओं की है। तो आधी पॉपुलेशन में अगर संतुलन नहीं आता, अगर उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होता, तो समाज के लिए ये घातक है। तो ये रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादिता का मीनिंग समझ में आया या नहीं आया? रूढ़िवादिता क्या है? रूढ़िवादिता जो है वो ऐसी सामाजिक गतिविधियां हैं, ऐसे सामाजिक नियम हैं, ऐसे सामाजिक सिद्धांत हैं, ऐसे सामाजिक परंपराएं हैं जिनके प्रचलन से, जिनका कोई वैज्ञानिक तार्किक मानवीय भी ये आधार नहीं होता, और समाज में ये परंपराएं प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक चली आ रही हैं, जो आधुनिकीकरण के मार्ग में घातक सिद्ध हो रही है। रूढ़िवादिता का जो आशय है उस सामाजिक व्यवहार से होता है जो कि पूर्णतया अतार्किक, अमनोवैज्ञानिक, अमानवीय आधार पर है, जिनके मूल में अज्ञानता और अंधविश्वास का समावेश होता है। उसे हम रूढ़िवादिता कहते हैं, उसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये सॉलिड इंप्रेशन जो दिमाग के अंदर डाल दिया जाता है, धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर, परंपराओं के आधार पर। तो ये केवल हमारे देश में ही नहीं है, पूरे विश्व में रूढ़िवादिता पाई जाती है। आप देखते हो कि कई देशों में टमाटर के साथ आप टमाटरों से खेल खेले जाते हैं, टमाटर फेंके जाते हैं, कईयों में अंडे फेंके जाते हैं, कईयों में बलिदान देने की है कि बलि देनी है। पहले तो महिलाएं जो जिनको बच्चे पैदा नहीं होते थे वो दूसरों के बच्चे को बलि दे देती थी। वो किसके कहने से? केवल तांत्रिक मांत्रिक ये जो बैठे होते हैं गुरु, उनके कहने से इन रूढ़िवादियों को अपनाया जाता था। तो कई समाज में आज भी इतनी रूढ़िवादिता है, उसका इतना इम्प्रेशन है दिमाग के अंदर, और वो आज भी लागू की जाती हैं, जो कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए और इस व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध हो रही है। तो इनको खत्म करने के लिए तरह तरह के कानून बनाए गए हैं, तरह तरह के ये आपके नियम लागू किए गए हैं, उपाय किए गए हैं। तो इनका मेन, इनकी विशेषताएं क्या है रूढ़िवादिता की? अगर ये पॉइंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कल्पना आधारित प्रक्रिया, यानी इमेजिनेशन बेस्ड प्रोसेस। कल्पना आधारित प्रक्रिया, इमेजिनेशन बेस्ड प्रोसेस। रूढ़िवादिता को कल्पना आधारित प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि रूढ़िवादी परंपराओं के अंतर्गत किसी भी परंपरा में मात्र कल्पनाओं का समावेश होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया है कि नारी की स्वतंत्रता पर वह बिगड़ जाती है, ये मात्र कल्पना है। ये इसमें उसको स्वतंत्रता मिलने से बल्कि नारी का चरुमुखी विकास होता है, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है अगर उसको शिक्षित नहीं किया गया या उसको चार दीवारी के अंदर बंद किया गया। दूसरा पॉइंट है अंधविश्वास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ब्लाइंडली फेथ। अंधविश्वास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ब्लाइंड फेथ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई हमारे समाज में, ज्यादातर भारतीय समाज में, पुत्र का विवाह में दहेज मांगा जाता है। उनसे पूछा गया कि आप दहेज क्यों मांगते हो, तो उन्होंने कहा रामचंद्र ने भी अपने विवाह पर दहेज लिया था। तो ये परंपराएं
अंधविश्वास की है। इससे पूर्ण समाज में जो परंपराएं रखी गई हैं, ये प्रक्रिया स्वीकार्य नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि एक नई गृहस्थी स्थापित होती है। और भी कई अंधविश्वास है, जैसे कि शिक्षा के नाम पर नारियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। नारियों के अंदर जो है अंधविश्वास है कि बुद्धि कम हुई है। दूसरा, नारियों को आजादी देने पर वो बिगड़ जाएंगी। तीसरा कि नारी समाज में हम अगर उसको रूखा सूखा या खिलाएं तो वो उसकी जो शारीरिक विकास है वो जल्दी से डेवलप नहीं होगा। तो ऐसे जो विश्वास परिवार के अंदर पैदा हो जाते हैं, जबकि नारी जो है वो आगे संतान उत्पत्ति करती है, तो जो संतान उत्पत्ति करती है उसको तो बल्कि अच्छा खाना और अच्छा देना चाहिए साइंटिफिक रूप से। बट जो अंधविश्वास हमारे समाज में है उनको दूर करने के लिए ये अंधविश्वासों को खत्म करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है अज्ञानता की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता, क्योंकि पहले के समाज में लोग इतने शिक्षित नहीं थे और शिक्षा के अभाव में जो परंपराएं समाज में प्राचीन काल से चली आ रही थी, जो उन्होंने हमारे दिमाग में एक सॉलिड इंप्रेशन डाला हुआ था, या हमारे दिमाग में वो चीज बैठी हुई थी, जैसे कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह। तो ये मैं आज भी देखती हूँ कि इधर अगर यूपी के कुछ ग्रामीण इलाकों में चले जाओ तो वहां आज भी पर्दा प्रथा है और आज भी बाल विवाह कर रहे हैं, चाहे इसके लिए कितने भी कानून बन गए हैं। दूसरा, इसमें विधवा का पूर्ण विवाह का मनाही करी हुई है। अगर कोई जेंट्स की पत्नी की डेथ हो जाती है तो वो तो पूर्ण विवाह कर सकता है, बट अगर पत्नी के पति की डेथ हो जाती है तो उसे पूर्ण विवाह नहीं करना, वो विधवा की संज्ञा में आ जाता है। उसको सारी उम्र जो है विधवा के रूप में माना जाता है, अभागन माना जाता है। ऐसी जो अज्ञानता की प्रक्रिया है वो रूढ़िवादिता की विशेषता है। फिर चौथा पॉइंट वैज्ञानिक प्रक्रिया, नॉन साइंटिफिक मेथड, नॉन साइंटिफिक प्रोसेस। रूढ़िवादिता को अवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। इसमें जैसे कि महिलाओं के अंदर कहते हैं कि नारियों में बुद्धि कम होती है, इस धारणा का कोई भी आज तक वैज्ञानिक प्रूफ नहीं दे पाया। तो हम इस परंपरा को मानकर और महिलाओं को निम्न स्थान पर रखें और पुरुषों को उस स्थान पर रखें जो कि अनुचित है। तो ये जो हमारी जितनी भी रूढ़िवादिता है, ये मैं उसको अवैज्ञानिक की प्रक्रिया ही कहूंगी। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जितने जादू टोने किए जाते हैं, जो तांत्रिक और मांत्रिक के द्वारा यातनाएं दी जाती हैं, ये सारी की सारी अवैज्ञानिक है। इसके पीछे कोई भी वैज्ञानिकता नहीं है। फिर है पांचवा पॉइंट, अमानवीय प्रक्रिया, नॉन ह्यूमन प्रोसेस, नॉन ह्यूमन बीइंग प्रोसेस, अमानवीय प्रक्रिया। रूढ़िवादिता के अंतर्गत बालिका बालिकाओं में भेद किया जाता है उनकी योग्यताओं में, जिनके परिणामस्वरूप अभिभावक भी बालिका के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हैं, शिक्षा कम धन व्यय करते हैं, लड़कों के ऊपर ज्यादा धन करते हैं, लड़कों को पौष्टिक भोजन दिया जाता है और इस प्रकार को संतान के रूप में भेदभाव किया जाता है। ये भी अमानवीय आधार है जो कि उचित नहीं है, रूढ़िवादिता परंपरा है जो कि अमानवीय है। फिर है लिंग भेद की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग भेद की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। रूढ़िवादी परंपराएं लिंग भेद को जन्म देती है, जिसमें सदैव पुरुष वर्ग श्रेष्ठ तथा नारी सदैव पुरुष की निम्न माना जाता है, जिनके आधार पर लैंगिक असमानताएं देखी जाती है। ये कहाँ वैज्ञानिक है कि
झाड़ू लगाने का काम केवल महिला का है, पुरुषों का नहीं। हाँ, खाना बनाने का काम केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, पुरुष नहीं। ऐसा सामाजिक जो भेदभाव है, जो उनकी योग्यता पर शोषण और अमानवीय व्यवहार के रूप में देखा जाता है, जो अवैज्ञानिक है, अमानवीय है, अज्ञानता के कारण है, अतार्किक है। फिर 7वां पॉइंट मैं दे रही हूं, अतार्किक प्रक्रिया, इलॉजिकल प्रोसेस। मैं इसका भी एक अच्छा सुंदर एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे समाज में कई बार आपने देखा है कि शादियों के दौरान गालियों को और अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है, और वो अपने मनोरंजन के लिए ऐसा करते थे। लेकिन ये परंपरा चलती चलती आज भी लागू होती है, जिसका कोई भी तार्किक नहीं है, कोई भी तर्क नहीं है। इसमें तो अब कई लोग बुरा भी मान जाते हैं, और शिक्षित वर्ग इसको नहीं मानता, युवा वर्ग इसको नहीं मानता, क्योंकि हम अज्ञानिक नहीं है, हम जो है अज्ञानता में नहीं है। तो ये कई ऐसी परंपराएं हैं विवाह के समय जो अनुचित और अतार्किक है, जिसको हम आज के वर्ग में एक्सेप्ट नहीं करते। फिर है कि इसमें चहुमुखी विकास में बाधक, ऑब्स्टेकल इन ऑल राउंड डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास में बाधक। मैंने बताया कि स्त्री और पुरुष दोनों समाज के दो पहिए हैं, और इनके बिना अगर एक का संतुलन ठीक नहीं है तो वो गाड़ी नहीं चल सकती, चाहे वो गृहस्थ की गाड़ी है, चाहे समाज की गाड़ी है, चाहे वो राष्ट्र की गाड़ी है। तो स्त्रियों और पुरुषों को जब तक हम समान शिक्षा और समानता का अधिकार नहीं देंगे, उनके योग्यता के आधार पर उनको नौकरियां, योग्यता के आधार पर उनको वेतन, या योग्यता के आधार पर उनको कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक हमारा समाज अपंगु बन जाएगा, और वो चहुमुखी विकास नहीं कर पाएंगे, बल्कि महिलाओं में एक मानसिक कुष्ठा पैदा हो जाएगी, जिससे वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते, और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो अपंग हो जाती हैं, और वो बीमार हो जाती हैं, क्योंकि उनके योग्यता के आधार पर उनका विकास नहीं होता। फिर आधुनिक विकास में भी बाधक है, क्योंकि आज का जो आधुनिक विकास है, शिक्षित विकास है। हमारे विद्यालय में शिक्षा सबको बराबर दी जाती है, और हम समाज की मर्यादा को तोड़ने का जो हम तोड़ते हैं, तो इससे हमें आरोप लगाया जाता है कि ये मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, तो उनको देश निकाला दे दो, समाज से बाहर कर दो। या आप ये देखिए कि आज जो आधुनिक काल है, उसमें इतने इतने आविष्कार हो चुके हैं, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कार्य किया है, महिलाओं ने इतनी रिसर्च की है, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए महिला आगे बढ़ रही है। तो बालिकाओं को शिक्षा ना देना, इस स्त्रियों का के लैंगिक के आधार पर भेदभाव करना, रूढ़िवादिता, ये बहुत बड़ी बाधक है जो समाज के विकास में। और बल्कि आज इसलिए वुमन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, स्त्रियों को सशक्तिकरण बनाने की बात की जाती है, महिलाओं के प्रति जो समाज में एक गुट बन गए हैं कि इनके एम्पावरमेंट के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं, क्योंकि जितनी भी रूढ़िवादिता थी वो आधे समाज को अपंग कर रही थी, आधा समाज उसमें अपने आप को समाज के लिए लाभदायक नहीं पहुंचा रहा था। तो इससे हमारा जो अनडेवलप्ड प्रोसेस, यानी कि विकसित प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। यूरोपीय देशों में विकसित क्यों है? क्योंकि वहां लैंगिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, स्त्रियों और पुरुषों को बराबर का अधिकार दिया जाता है, तो वो आज बहुत ज्यादा हमारे से विकसित है। तो हमारे भारत में भी जो ये परंपराएं हैं, जो ये रूढ़िवादी है, लिंग के आधार पर भेदभाव है, इनको खत्म करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। वुमन एम्पावरमेंट की बात की गई है, और इस वुमन को आगे बढ़ाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, कई समाज सोसाइटी आगे आए हैं, कई समाज सुधारक आगे आए हैं।
इसलिए क्योंकि ये शिक्षा पर भी इतना बुरा प्रभाव डालता है। शिक्षा अगर सभी को अगर हम आधे समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, उनको शिक्षा नहीं देंगे, उनको शिक्षा की स्वतंत्रता नहीं देंगे, समानता नहीं देंगे शिक्षा के आधार पर, तो क्या होगा? आधा समाज अज्ञानता पर रहेगा, जिससे देश, राष्ट्र और व्यक्ति तीनों के लिए घातक सिद्ध होगा। दूसरा, इसमें स्वास्थ्य संबंधी परिणाम क्या होते हैं कि जब हम महिलाओं को लिंग के आधार पर पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता, पुरुषों को पौष्टिक आहार दिया जाता है और बचा खुचा, क्योंकि माँ अगर बचा खुचा खाती है पति का, तो बच्चों लड़कियों को भी वही दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि वो बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने के बाद जो अज्ञानी है, जिनको ये स्टीरियोटाइप लोग हैं, उनके पास चले जाते हैं और जादू टोने से उसका स्वास्थ्य ठीक करते हैं, या तांत्रिक और मांत्रिक के द्वारा उनको ठीक किया जाता है। प्रॉपर उनका इलाज या प्रॉपर डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज ना करना, ये रूढ़िवादिता पर आधारित इलाज करवाना, जिससे महिलाओं को आयु से पूर्व ही मृत्यु हो जाना, उनका शारीरिक और मानसिक विकास ना होना, और असमय ही गर्भ अवस्था में ही मृत्यु हो जाना, या टीकाकरण के विरुद्ध हम, जैसे कि आज भी जैसे पोलियो अभियान चला हुआ है, टीकाकरण किया गया है, तो इस टीकाकरण में हम जितने रूढ़िवादी आज भी बुजुर्ग लोग हैं, वो इसका ऑब्जेक्शन करते हैं, जबकि हमें इससे लाभ होता है स्वास्थ्य संबंधी। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था में भी इसका प्रभाव है, क्योंकि जो रूढ़िवादी समाज है वो स्त्रियों का चहुमुखी विकास नहीं करता, उसका शोषण करता है, उसको ऊपर अत्याचार करता है, अमानवीय व्यवहार करता है, और सार्वजनिक हित के लिए उसमें अज्ञानता रहती है, वैज्ञानिक तथ्यों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसके कारण क्या होता है कि समाज में जो दायित्व है, जो जागरूकता है, वो पैदा नहीं होती, और रूढ़िवादी समाज जो है वो रूढ़िवादिताओं को ही अपनाता रहता है, और उनके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर। यानी कि जो आज हम कई जगह ये भी देखा मिलता है कि जैन समाज स्कूल, जैन हिंदू धार्मिक स्कूल, ऐसे स्कूल और संस्थाएं भी बनी हुई हैं जो धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। ये हमारी अज्ञानता है, वो हम रूढ़िवादिता बना देते हैं, जिससे आधुनिकीकरण का विकास में हमारा ये नियमों और सिद्धांतों से हमारा विकास रुक जाता है, और हम विकास नहीं कर सकते, जिसका हमें आर्थिक प्रभाव भी झेलना पड़ता है। क्योंकि अगर स्त्री और पुरुष दोनों कार्यों में नहीं जाएंगे, तो उसकी अगर स्त्रियों का योग्यता का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो समाज के अंदर आर्थिक विकास भी रुक जाएगा, सर्वोत्तम विकास नहीं हो सकता। घर में भी अगर स्त्री और पुरुष दोनों ही अपनी योग्यता के अनुसार अगर धन उपार्जन करते हैं, तो वो गृहस्थी बहुत अच्छे से चल जाती है। रूढ़िवादिता के आधार पर कई बार हम औद्योगिक विकास में भी उन्नति नहीं करते, वो भी हम स्थिति वही बनाए रखते हैं जो पहले से है। तो इससे क्या होता है कि समाज में औद्योगिक विकास भी नहीं होता, आर्थिक विकास निम्न सतह पर होता है। हम प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन करते रहते हैं, क्योंकि अज्ञानता के आधार पर हम प्रदूषण भी फैलाते हैं, अज्ञानता के आधार पर हम विज्ञान और तकनीकी स्तर निम्न स्तरीय पर ले आते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां रुक जाती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया तभी आ सकती है जब हम इन रूढ़िवादिता को खत्म करें। रूढ़िवादिता समाज में जो दुष्प्रभाव है, उनको हम उपाय करें कि हम किसी ना किसी तरीके इसको खत्म करें, और इसके लिए कानून बनाएं, और समाज में स्त्रियों और पुरुषों का दोनों की योग्यताओं के आधार पर उसका लाभ उठाएं, जिससे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व सब सके। रूढ़िवादिता, मैंने पहले भी कहा है कि कुछ लोग अनपढ़ होते थे, तो उनको कुछ बातें रूढ़िवादिता के आधार पर बताई जाती थी। जैसे तुलसी का पौधा हमारे लिए बड़ा पूजनीय माना जाता है, और इसके लिए कह दिया कि क्योंकि इसको खाने से हमें इसे निगलना है, अगर हमने इसको दांत से चबाया तो हमारे दांतों में इसका जो रस है वो दांतों को पायरिया कर देता है।
तो कुछ लोग जो अनपढ़ थे उनको कहा गया कि आप अगर इस पे दांत लगाओगे तो पाप होगा, और पाप पुण्य की संज्ञा भी रूढ़िवादिता के आधार पर दी गई, जिससे लोग इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये दिमाग के अंदर एक इंप्रेशन छोड़ जाता था धर्म के नाम पर। एक्चुअली क्या है कि तुलसी का पत्ता अगर हम दांतों से चबाते हैं तो उसके रस से दांतों में पायरिया हो जाता है। अगर हम इसको निगल जाते हैं तो ये बहुत ही शरीर के लिए फायदेमंद है। तो इसीलिए जो लोग इसको लेते थे वो दांतों से चबाते थे तो उनके दांतों में पायरिया हो जाता था। तो हमने इसको एक परंपरा, एक रूढ़िवादी एक छोड़ दिया धर्म के आधार पर कि इसको दांतों से नहीं चबाना, नहीं तो पाप होगा। तो पाप पुण्य की संज्ञा दे दी गई। ऐसे ही रूढ़िवादिता के आधार पर हम कई बार पाप से डरते हैं कि ये इस काम से करने से पाप होगा, तो ये जो हम दूसरों की सेवा करें पुण्य होगा, हम चोरी ना करें तो हमारा पुण्य होगा, चोरी करते हैं पाप होता है, झूठ बोलते हैं तो पाप होता है। तो हमने धर्म के आधार पर कुछ अच्छी चीजें भी रूढ़िवादी में लगी हुई है, जिससे समाज अज्ञान होते हुए भी, अज्ञानता होते हुए, अशिक्षित होते हुए भी उन रूढ़िवादियों का पालन करते हैं। तो रूढ़िवादिता कुछ, मैं ये नहीं कहते कि सारी ही नेगेटिव है, पर कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। जो नेगेटिव है उन्हें खत्म करना चाहिए, जिससे समाज के लिए घातक सिद्ध होता है या राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध होता है। ये है हमारा आज का रूढ़िवादिता। किसी भी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन पुट कर सकता है। मैम एक सेकंड, सेकंड और थर्ड वाला पॉइंट बताना, वो हमारा